रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। लेकिन इस चहल पहल के बीच शहर की एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली मीरा के लिए ये दिन सिर्फ अकेलेपन का एहसास लेकर आता था। आज फिर वही दिन आ गया, राखी का त्योहार। सुधा आंटी कल कह रही थी कि बाजार में कितनी सुंदर राखियां आई हैं। काश काश मेरा भी कोई भाई होता। माँ बाप तो चले गए और ना कोई भाई ना कोई बहन, बस मैं अकेली इस अंधेरी दुनिया में। हे भगवान, क्यों मेरे पास कोई नहीं है। उसी रात जब पूरा शहर सो चुका था, राजू नाम का एक चोर अंधेरे में छुप छुप कर मीरा के घर के पास आया। उसने सुना था कि यहाँ एक अकेली अंधी लड़की रहती है। यहाँ जरूर कुछ पैसे या गहने होंगे। अकेली लड़की है, आसान काम है। कोई जगह तो नहीं? हे भगवान, मुझे कोई सहारा दे दो। इस राखी के दिन मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया खुश है और मैं अकेली हूँ। कब तक ऐसे अकेली रहूंगी। कौन है वहाँ? हाँ, कोई है क्या? मैं राहगीर हूँ। रास्ता भटक गया था। इतनी रात को यहाँ कैसे? लगता है मैंने अपना रास्ता खो दिया है। यहाँ थोड़ा फिसलन थी तो गिर गया। अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, आप मेरे घर के बरामदे में बैठ जाइए। सुबह होते ही आप रास्ता पता करके निकल जाइएगा। तुम डर नहीं रही? अकेली हो? अंधेरी रात में एक अजनबी से बात कर रही हो? डर किस बात का? मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा ही है। और हाँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन आवाजों से लोगों को पहचान लेती हूँ। आपकी आवाज में कोई बुराई नहीं है। कैसे कैसे पता चला तुम्हें? आइए अंदर, चाय बनाती हूँ आपके लिए। इतनी बारिश में बाहर मत खड़े रहिए। तुम मुझे चाय दे रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। जानना क्या है? आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, और इंसान इंसान की मदद करता है। यही तो सिखाया था माँ ने। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में और कोई है? चली गई भगवान के पास। बाबा भी साथ ही चले गए। अब बस मैं अकेली हूँ। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। इसके पास चुराने के लिए क्या होगा? ये तो खुद ही इतनी गरीब है। आप बताइए, वैसे कहाँ जाना है आपको? मैं कहीं का नहीं हूँ। न घर है न परिवार। मैं भी अकेला हूँ। तो आप भी अकेले हैं? बिल्कुल जैसे मैं। तो कैसे गुजारा करते हैं? मैं मैं गलत काम करता हूँ। चोरी। मेरी माँ भी कहती थी कि बुरे काम ना करूं, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। चोरी? अरे, ये तो गलत बात है। अभी भी वक्त है भैया। माँ की आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप सही राह पर आ जाइए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी आवाज से समझ गई। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था और तुम मुझे चाय पिला रही हो। चोरी करने? चोरी क्या करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर प्यार और दुआएं चुराना चाहते हैं तो ले जाइए। तुम अंधी हो फिर भी तुम्हें सब दिखता है, और मैं आंखें होकर भी अंधा हूँ। तुमने आज मुझे इंसान बनाया है। वहीं अगले ही दिन राखी का त्योहार आ गया, लेकिन मीरा तो मानो मुरझाई सी बैठी थी। आज राखी है, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही होंगी और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मीरा, क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी? क्या? क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। सच में? आप आप मेरे भाई बनेंगे? लेकिन मैं तो अंधी हूँ, गरीब हूँ। बहन, तुमने मुझे प्यार दिया जब मैं इसके काबिल भी नहीं था। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंदगी भर। मेरे पास कोई महंगी राखी नहीं है भैया, बस ये साधारण धागा है। ये धागा नहीं, प्यार की डोर है बहन। इससे सुंदर राखी मैंने कभी नहीं देखी। हे भगवान, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। आज मेरी भी राखी है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी प्यारी बहन। वहीं पड़ोस की आंटी कुछ दिन बाद मीरा से मिलने आती हैं। मीरा बेटी, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। सुधा आंटी, ये मेरे भाई हैं राजू। इन्होंने वादा किया है कि अब ये मेरी देखभाल करेंगे। आंटी जी, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मजदूरी, कुछ भी ईमानदारी का। अब मैं और मेरी बहन दोनों ईमानदारी से कमाकर जिएंगे।
अरे वाह, भगवान ने मीरा की सुन ली। तुम दोनों का भला हो, आशीर्वाद देती हूँ। भैया, अगले साल मैं आपके लिए बहुत सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। भैया, आज मुझे लगता है जैसे मेरी माँ स्वर्ग से मुस्कुरा रही हैं। और मेरी माँ भी। आज वो गर्व कर रही होगी कि उसका बेटा सही राह पर आ गया है। और इस तरह एक चोर बन गया एक प्यारा भाई। उस दिन के बाद राजू ने कभी गलत काम नहीं किया। वो मेहनत मजदूरी करके मीरा का और अपना पेट भरता। और मीरा वो अब अकेली नहीं थी, उसका एक भाई था जो उसकी रक्षा करता था। भैया, अगले साल मैं आपके लिए सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। इस तरह एक चोर बन गया प्यारा भाई। राखी का त्योहार सिखाता है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं, प्यार से बना करते हैं। ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो, गंदी झुग्गी वाली। 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घुमा करो। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे, और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, माँ,
माँ मैं पास हो गई। माँ माँ मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी तूने कर दिखाया, मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था, हमें माफ कर देना। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना, तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने, और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहां एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। गंदी झुग्गी वाली, 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घुमा करो। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले।
हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, 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 मैं पास हो गई। माँ, माँ, मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी, तूने कर दिखाया। मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था, हमें माफ कर देना। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना, तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने, और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहाँ एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका।
प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है। अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है, आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है। काश पापा आप हमारे साथ होते, आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होकर वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए, मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर, मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूं। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर, मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर, जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। ये बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है, बहन, तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो, मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। ये बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर, मतलब? तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापू का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर, लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती, तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो। यही मेरा भी सपना है।
सर, आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे, अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूं। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। मां, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूं तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था। उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। क्या आपने कभी देखा है कि बारिश में भीगते हुए भी कोई परिवार खुशी से गाना गा रहा हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये है शर्मा परिवार की कहानी, जिनके पास मकान अधूरा था लेकिन सिर पर पूरा आकाश था। लता, आज ठेकेदार साहब ने कहा है कि अगर काम अच्छा रहा तो बोनस मिलेगा। सच में? तो इसका मतलब हम घर के छत की काम फिर से शुरू कर सकते हैं ना? बाबा, सबके घर में सही छत है, सिर्फ हमारे ही घर में बारिश में पानी टपकता है। बेटा, थोड़ा और इंतजार कर, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, जल्दी हमारे सिर पर छत होगी। शर्मा परिवार का घर अधूरा था, सिर्फ 3 दीवार और ऊपर तिरपाल की छत। लेकिन जो चीज पूरी थी वो थी उनकी उमंगें और एक दूसरे के लिए प्रेम। कमल, तुम्हारा बैग और किताबें गीली क्यों हैं? मैडम, रात में बारिश हुई थी ना, तो घर में पानी आ गया था। कमल के घर में छत ही नहीं है। कैसा घर है यार, बारिश में भी तो भीग जाते होंगे लोग। हाँ, हम भीग जाते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। कमल के साथ साथ छवि का हाल भी स्कूल में कुछ ऐसा ही था। सारे बच्चे क्लास में उसे उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाते थे। छवि, तुम्हारी किताब पर पानी के दाग क्यों है? रात में बारिश हुई थी। अरे यार, छवि के घर में छत ही नहीं है, बारिश में कैसे रहते होंगे? हाय रे, घर कैसा है ये, तिरपाल लगा के रहते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास छत नहीं है तो क्या गलत है? अरे नाराज क्यों हो रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कैसा लगता है जब बारिश में सब कुछ भीग जाता है। छवि के छोटे से दिल में बड़ा दुख था। वो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा थी और दोस्तों के सामने अपमानित महसूस करती थी। स्कूल से छवि घर वापस आते ही अपने परिवार के सामने सिसक सिसक के रोने लगती है। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमारे पास घर नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहती। अरे मेरी लाडली, यहाँ आ, क्या कहते हैं वो लोग?
दादी, वो कहते हैं हमारे घर में छत नहीं है, हम गरीब हैं, बारिश में भीग जाते हैं। छवि, मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन तू एक बात बता, क्या हम खुश नहीं है परिवार में अपने साथ? हाँ, खुश तो है, लेकिन सबके सामने शर्म आती है। मेरी शहजादी, हमारे पास छत भले ना हो, लेकिन हमारे पास ये प्यारा सा परिवार तो है। हाँ बेटा, देखो तो सही, जब बारिश आती है तो हम परेशान होकर बैठते हैं या गाना गाते हैं? गाना गाते हैं। बिल्कुल, जिस घर में प्यार होता है, गाना होता है, हंसी होती है, वो घर कभी अधूरा नहीं होता। बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हम इसी घर को अपनी मेहनत से पक्का बना लेंगे, लेकिन तब तक हम ये वक्त भी प्यार से गुजारेंगे। सच पापा? हाँ छवि। छवि के दिल में अब एक नई समझ आ रही थी। उसी रात बारिश फिर से शुरू हो जाती है और बरसात का सारा पानी घर के अंदर आने लगता है। मम्मी, अब पानी आ रहा है, चलो बर्तन रखते हैं। वाह, आज मेरी बेटी डरी नहीं। अरे, ये तो मेरी प्यारी गुड़िया है। चलो इस बारिश के साथ हम लोग भी इसकी धुन के साथ गाना गाते हैं। अरे दादी, आप भी? क्या बात है, जीवन का आनंद तो ऐसे ही आता है। छवि, तू शुरू कर। हाँ, बारिश में भी खुशी है। सभी मिलकर गाना शुरू करते हैं। टिप टिप बारिश के साथ अब छवि भी समझ गई थी कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। अगले दिन ही स्कूल में छवि एक नए रूप के साथ जाती है। छवि, कल तू रो रही थी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ, मैंने एक बात समझी है। क्या? मेरे घर में छत भले ना हो, लेकिन हमारे घर में इतना प्यार है कि बारिश में भी हम गाना गाते हैं। तुम्हारे घर में क्या ऐसा होता है? वाह, ये तो कमाल की बात है। और हाँ, एक दिन हम अपनी मेहनत से इस घर को पक्का बना भी लेंगे। रमेश की मेहनत और अच्छा बर्ताव अब रंग लाने लगा था। उसे समुदाय और अपने परिवार से सहायता मिली, जिससे वो अपने कच्चे मकान को पूरी छत देने वाला था। अभी तक 15,000, छत का काम कम से कम 50,000 का होगा। पापा, मैं कोचिंग पढ़ा दूंगा। और मैं पड़ोस में छोटे बच्चों को चित्रकारी सिखा दूंगी। ये मैं कर सकती हूँ। ये है मेरे पोते पोती। शिक्षा सिर्फ पुस्तकों में नहीं होती। रमेश भाई, मैंने सुना तुम्हारी छत का काम बाकी है। मोहल्ले में सबने तय किया है कि छुट्टी के दिन मिलकर तुम्हारी छत बनाएंगे। सच में अंकल? हाँ बेटा, तुम्हारे घर से हमेशा खुशी की आवाज आती है। ये देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। आखिरकार उनकी छत बनाने का दिन आ ही जाता है। समुदाय के सभी लोग मिलकर रमेश के घर काम करते हैं। भैया, लगता है जैसे पूरा मोहल्ला हमारा परिवार है। हाँ छवि, अब तुझे स्कूल में कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ भैया। वहीं बारिश फिर आई, लेकिन इस बार ये पहली बारिश थी एक नई छत के साथ। उस बारिश की आवाज, लेकिन अब घर के अंदर पानी टपकने की आवाज नहीं थी। वाह, पानी नहीं आ रहा, अब किताबें खराब भी नहीं होंगी। और अब तू स्कूल में गर्व से जा सकेगी। हाँ मम्मी। छवि ने सीखा, घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है, और सच्ची दौलत भी वही है जो बांटने से बढ़ती है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता, दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
माँ, सच में अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी। उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ। देख, ये मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ... चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं, दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूं तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ। प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है, प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं।
पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। एक गरीब लड़का, फटे कपड़े, सब कहते थे भिखारी है। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कारनामा किया कि पूरी पुलिस फोर्स उसे सैल्यूट करने लगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को उसके कपड़ों से जज करते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रोहन बेटा, कल स्कूल में फिर बच्चे तेरे कपड़ों पर हंसेंगे। काश मैं तुझे नए कपड़े दिला पाती। कोई बात नहीं माँ, मैं घर के हालात समझता हूँ, मुझे नहीं है परवाह किसी की, तुम बस खुश रहो। तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन दुनिया की सोच बदलनी पड़ेगी माँ। मैं अपने काम से सबका मुंह बंद कर दूंगा। रोहन के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीदों का खजाना था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तभी उसे एक बैग गिरा दिखता है। ये बैग यहाँ कैसे? और ये देखो कितने सारे पैसे। इसमें ये कार्ड भी है, शर्मा जी का नाम है इस पर। रोहन को उस बैग में 2 लाख रुपए कैश और कुछ जरूरी कागजात दिखते हैं। इतने पैसे, माँ की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरे लिए नए कपड़े, अच्छा घर, माँ के लिए कपड़े। लेकिन रुको, ये तो चोरी हो जाएगी। रोहन बैग को अच्छे से देखता है और उसमें एक टूटा फोन भी मिलता है। ये फोन टूटा हुआ लगता है कोई झगड़ा हुआ है। शायद ये बैग छीना गया हो। मुझे पुलिस को भी बताना चाहिए। रोहन के दिमाग में सिर्फ पैसे वापस करने का ख्याल नहीं था, उसके अंदर एक सच्चे जासूस की भावना जग गई थी। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। स्कूल के ऑफिस में रोहन बैग लेकर अंदर आया। सर, मुझे ये बैग रास्ते में मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे पुलिस को दिखाना चाहिए। अरे, मुझे पूरी बात बताओ बेटा। सर, रास्ते में मुझे ये बैग मिला जिसमें टूटा हुआ फोन, कुछ बिखरे हुए कागजात मिले। मुझे तो लगता है ये सिर्फ गिरा हुआ बैग नहीं है, बल्कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, बहुत समझदार भी हो। मैं तुरंत शर्मा जी और पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा तेजी से स्कूल आते हैं। साथ में उनका बेटा आरव भी ऑफिस में एंट्री करता है। वो बैग कहाँ है? उसमें मेरे बिजनेस के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर शर्मा, ये रोहन है। इसने आपका बैग वापस किया है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, फिर भी तुमने। अंकल, जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बेहतर है। रोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका बैग वापस कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में रोहन को बुलाया गया। रोहन, तुम्हारी जानकारी से हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। वे महीनों से हम लोगों को लूट रहे थे। सच में सर? मतलब और लोग भी सेफ हो गए, है ना? रोहन, तुमने न सिर्फ मेरे 2 लाख बचाए, बल्कि कई और लोगों को बचाया। तुम एक हीरो हो। रोहन, मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओ तो हमारे साथ देश की सेवा कर सकते हो। सर, ये तो मेरा सपना है। मैं अपनी ईमानदारी को देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। रोहन के फटे कपड़ों में छुपा था एक सच्चा देशभक्त। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जीवन का असली मकसद दिया था। रोहन, शर्मा जी ने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दे दी है और तेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया। माँ, देखो, आज मेरे पास नए कपड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हें जज करता था। अब मैं समझ गया कि दोस्ती दिल से होती है। आरव, कोई बात नहीं। अब हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और एक दिन साथ में देश की सेवा करेंगे। रोहन, तुम्हारी स्कॉलरशिप पुलिस एकेडमी में कंफर्म्ड है। तुम एक सच्चे ऑफिसर बनोगे। सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी और समझदारी से देश की सेवा करूंगा। आज रोहन ने हमें सिखाया कि फटे कपड़े भी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चमक सकते हैं, जबकि महंगे कपड़े भी बेईमानी से बदनाम हो जाते हैं। किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली यूनिफॉर्म तो चरित्र की होती है।
रोहन आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता नहीं दी, बल्कि देश की सेवा का सुनहरा मौका भी दिया। ये कहानी जो साबित करती है कि हीरोज कपड़े में नहीं, हिम्मत में छुपे होते हैं। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी, और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है। सारा दिन एसी में पड़ी रहती है, महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो? इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है? और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है, और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर। और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है। पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है। पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो, और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं। पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं, और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ, और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो।
अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया। अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी, और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है। लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है, और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं, और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियां आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है।